क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, आपके सामने क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्षैतिज से 30 डिग्री आनत वाले नत तल पर 2 केजी द्रव्यमान का एक ब्लॉक नीचे की ओर फिसलता है। ब्लॉक और सतह के मध्य घर्षण गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन √3/2 दे रखा है। इस ब्लॉक पर लगने वाली नेट फोर्स बतानी है आपको कब, अगर ये ब्लॉक ऊपर की ओर जा रहा है और ब्लॉक नीचे की ओर जा रहा है। तो सिंपल सी चीज है, आपको 2 कंडीशन में फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा जिसमें बलों को हम दर्शाएंगे, एक बार ब्लॉक ऊपर जाते हुए, एक बार ब्लॉक नीचे आते हुए। नेक्स्ट स्लाइड पे हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बनाएंगे एक इंक्लाइन प्लेन। मान लिया ये आपके पास में कोई भी एक नत्तल है, इस पर किसी भी एक बॉक्स को हमने यहां पर बना दिया। ये आपके पास में कोई भी एक ब्लॉक है, एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री, म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है और एम की वैल्यू दे रखी है। ये हमारे पास यहां हो गया आपके पास में 30 डिग्री, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन √3/2 है। तो सबसे पहली कंडीशन हम बात करते हैं कि बॉडी ऊपर की ओर जा रही है। तो देखिए, इस पर लगने वाली फोर्सेस कौन कौन सी है। तो आप कहोगे एक फोर्स लगेगी इस पे नीचे की ओर, नीचे की ओर लगने वाली फोर्स की वैल्यू हो गई हमारे पास m। इसी के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन, अविलंब प्रतिक्रिया बल यहां लगेगा इसमें, और ये दोनों तिरछे होंगे। कितने डिग्री डिपेंड करेगा कि कितना इंक्लाइन प्लेन है। ये बन गया आपके पास में 30 डिग्री। अब इसके कंपोनेंट्स बनाए, mg का एक घटक बन जाएगा हमारे पास में mg cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, और दूसरा हमारे पास में कंपोनेंट नीचे की ओर बनेगा ऐसे, इसको हम कहेंगे, ये हो गया आपके पास में mg sin 30 डिग्री। अब देखिए बॉडी कहां की ओर जा रही है, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको ऊपर की ओर ले जाना है। जब बॉडी को ऊपर की ओर ले जाना है तो फ्रिक्शन फोर्स कहां जाएगा, नीचे की ओर। तो घर्षण बल जो लग रहा है इसके ऊपर ऐसे नीचे की ओर लगेगा यहां पर ये, और F जो होता है आपके पास में वैल्यू पता है कितनी होती है, म्यू इंटू आर। म्यू दे रखा आपको और आर की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। इन दोनों के अगेंस्ट आपको एक फोर्स लगा के ऊपर की ओर ले जाना है, यानी इस बॉडी को ऊपर ले जाने के लिए आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, इन दोनों फोर्सेस के प्लस के बराबर या इससे ज्यादा। तो हमने कहा कि एक अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर में हमने फोर्स लगाई ऐसे, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है F। तो सिंपल सी चीज है, इस F की वैल्यू इन दोनों के प्लस के बराबर होनी चाहिए या इससे ज्यादा होनी चाहिए। तो देखिए, नेसेसरी कंडीशन मिनिमम F इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा आपके पास में mg sin 30 डिग्री प्लस करके F हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू mg sin 30 डिग्री और प्लस करके F की वैल्यू हो गई म्यू, और R आपके पास में हो गया इसमें mg cos 30 डिग्री। वैल्यूज पुट कर देते हैं। सबसे पहले जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल दो, mg कॉमन आ गया, अंदर बन गया आपके पास में sin 30 डिग्री प्लस करके म्यू cos 30 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, m की वैल्यू आपको दे रखी है 2, g की वैल्यू है 10, sin 30 डिग्री 1/2, म्यू की वैल्यू है √3/2 क्वेश्चन में मेंशन कर रखी है, और ये वैल्यू होती है √3/2। देखिए कितनी प्यारी वैल्यू दे रखी है ताकि इजी वे में कट जाएगा। बाहर बन गया आपके पास में 20, अंदर 1/2 प्लस 3/4 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, बाहर आ गया 20 और अंदर एलसीएम है 4, तो 2 + 3, F इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल आउट हो गया 5 और ये 5 हो गया, यानी 25 न्यूटन। अगर इस बॉडी को ऊपर की ओर ले जाना है तो आपको 25 न्यूटन या इससे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर आप 25 से कम फोर्स लगाओगे तो ये नीचे की ओर आ जाएगी। अब सेम कंडीशन में आपको क्या करना है, इस बॉडी को नीचे की ओर ले जाना। पिछले वाले में था इसको हम ऊपर की ओर ले जा रहे थे, डायरेक्शन ऑफ मोशन ये था। अब केस नंबर सेकंड की बात करेंगे। फर्स्ट का तो आंसर यहां आ गया, सेकंड वाले का आंसर जो है हम यहां कैलकुलेट, सेम इंक्लाइन प्लेन बनाएंगे इसी टाइप से। तो देखिए ये हमारे पास में एक इंक्लाइन प्लेन है, इसी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर में हमने एक बॉडी रख दी ऐसे। पिछली बार हम इस बॉडी को ऊपर की तरफ ले जा रहे थे, इस बार हमें इसको नीचे की तरफ ले जाना। नीचे की तरफ ले जाने से क्या होगा कि फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। सारी फोर्सेस नहीं बनाएंगे क्योंकि मैक्सिमम फोर्सेस हमने वहां बना रखी है। तो देखिए
नीचे की तरफ लगने वाली एक फोर्स हमारे पास में ये बन जाएगी आपके पास में mg sin थीटा। इसको नीचे की ओर खींच के लाना है, तो हमने कहा कि नीचे की ओर जो फोर्स हमें लगानी पड़ेगी वो ये हो गई आपके पास, इसको कह दिया F। डायरेक्शन ऑफ मोशन भी नीचे की ओर। फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, ऐसे जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन। ये बन जाएगा आपके पास F इज इक्वल्स टू म्यू आर होता है, और R की वैल्यू हमने मेंशन कर रखी है mg cos 30 डिग्री के बराबर होगा। तो देखिए अब आप ये कहोगे कि मुझे इस F की वैल्यू निकालनी है, तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में। बैलेंस कंडीशन की यूज करता हूं मैं इसमें, F प्लस mg sin थीटा, ये थीटा हमारे पास में जिसकी वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है इसमें, और इक्वल्स टू करके ये फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा आपके पास। तो देखिए F इज इक्वल्स टू F माइनस mg sin थीटा लिख सकता हूं इसमें। इस F की वैल्यू देखिए यहां लिखी हुई है म्यू mg cos थीटा, तो F इज इक्वल्स टू म्यू mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा। कॉमन आउट करके वैल्यू डाल दीजिए, आपका आंसर आपके सामने। हमने mg कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा म्यू cos थीटा माइनस करके sin थीटा, वैल्यू डाल दीजिए। वैल्यू के रिजल्ट वही रहेंगे, m कितना है 2, g कितना है 10, म्यू कितना है √3/2, और cos 30 की वैल्यू होती है sin 60 के बराबर √3/2, माइनस sin 30 की वैल्यू 1/2। तो देखिए बाहर बन गया 20, अंदर बन जाएगा 3/4, माइनस 1/2 है। एलसीएम ले डालिए, ये आ गया 20, एलसीएम आ गया 4, ये बन गया 3 - 2। तो देखिए 1/4 ये कटेगा इससे 5, तो मैं यहां लिख देता हूं F की वैल्यू आएगी आपके पास में 5 न्यूटन। तो देखिए इतना तो हम सबको पता है कि ढलान पर ऊपर की ओर जाने में ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है और नीचे की ओर आने में कम फोर्स। अपवर्ड मोशन के लिए 25 न्यूटन फोर्स चाहिए, और डाउनवर्ड मोशन के लिए आपको 5 न्यूटन की फोर्स लगाओगे तो भी आपका काम बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रखा है कि 5 × 10⁻³ kg यानी 5 ग्राम की एक ऑब्जेक्ट है, 30 डिग्री इंक्लाइन प्लेन पर रखी गई है। उसमें एक बार तो उसको ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, एक बार उसको नीचे की ओर ले जा रहे हैं। कंडीशन क्या दे रखी है, ऊपर जाने का जो समय है वो नीचे आने समय का हाफ हो गया, यानी ऊपर जाने का समय नीचे आने के समय का हाफ है। तो आप ऐसे कह सकते हो नीचे आने में जो समय लगेगा वो ऊपर वाले का डबल हो गया। आपको बताना है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। इस क्वेश्चन को हम दो कंडीशन में करेंगे, एक बार बॉडी नीचे की ओर मूव कर रही है, एक बार बॉडी ऊपर की ओर मूव कर रही है, दोनों को रिलेट करके आंसर निकालेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखिए दोनों कंडीशन को मैं एक साथ बनाऊंगा आपके सामने। देखिए यहां मान लिया हमने पहली कंडीशन ऊपर की ओर जा रही है बॉडी, और यहां पर मान लिया दूसरी कंडीशन जिसके अंदर में नीचे की ओर आ रही है बॉडी। इस कंडीशन में मान लो मैं अपवर्ड मोशन लेता हूं ऊपर की तरफ, तो ये हमारे पास में कोई भी एक बॉडी है, थीटा इंक्लाइन प्लेन है, और अपवर्ड मोशन ले जाना है इसको, यहां से ये यहां जाना चाह रही है, यहां। तो नीचे से ऊपर की ओर जाते दौरान में इसका जो समय है उसको मैं कुछ भी मेंशन कर देता हूं, T1 कह देता हूं। ऊपर जाते दौरान इसका समय हो गया T1 मेरे पास। क्लियर? सेम कंडीशन अब यहां पर मैंने कोई भी एक बॉडी बना दी अपवर्ड टॉप पे, कि अब इसको ऊपर से नीचे लाना है इसमें। अब जब ये ऊपर से नीचे आएगी तो भी कुछ टाइम लेगी, इस टाइम को मुझे डिफरेंट मानना पड़ेगा। यहां से ये नीचे आ रही है, इसी बॉडी को मैं वापस यहां पर मेंशन कर ऐसे। अब जब ये ऊपर से नीचे आई, इसका जो टाइम आपने बनाया है ये मान लो टाइम हो गया आपके पास में T2। सवाल में क्या दे रखा है कि ऊपर जाने में आधा समय लगता है, इसका मतलब नीचे आने में समय डबल हुआ। तो मैं ये कह सकता हूं कि T2 की वैल्यू जो है मेरे पास में वो ट्वाइस हो जाएगी किसकी, T1 की। तो T1 और T2 की वैल्यू निकाल के यहां पर पुट करनी है। तो बच्चा बोले सर T1 T2 की वैल्यू तो फ्रिक्शन होती नहीं है। T1 T2 की वैल्यू फ्रिक्शन में नहीं होती पर न्यूटन की इक्वेशन में तो होती है। तो आपको क्या करना है, यहां से यहां तक पहुंचने का समय न्यूटन की इक्वेशन से निकालना है।
यहां से यहां तक पहुंचने का समय न्यूटन की इक्वेशन से निकालना है। साथ में ध्यान रहे दोनों के डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस और टाइम को कवर करता हुआ न्यूटन की सेकंड इक्वेशन क्या चीज है, देखिए हम कह सकते हैं S1 इज इक्वल्स टू U1 T1 प्लस हाफ A1 T1 स्क्वायर, और यहां मैं कह सकता हूं कि S2 इज इक्वल्स टू U2 T2 प्लस हाफ A2 T2 स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, इनिशियली बॉडीज रेस्ट कंडीशन के अंदर U1 की वैल्यू आपके पास में कितनी हो जाएगी, 0। इनिशियली बॉडी रेस्ट कंडीशन में है, इसका मतलब U2 की वैल्यू भी कितनी हो गई, 0। अब हम बात करेंगे यहां से T1 की वैल्यू और T2 की वैल्यू निकाल के यहां पुट करेंगे। साथ में ध्यान रहे S1 S2 आपस में एक दूसरे के बराबर है, क्यों ना हम एक काम करें, S1 को भी S लिख दें और S2 को भी हमने क्या लिख दिया, S लिख दिया। क्यों? क्योंकि जितना डिस्टेंस नीचे आने में लगेगा उतना ही डिस्टेंस ऊपर जाने में लगेगा, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, T1 इज इक्वल्स टू 2S अपॉन A1, रूट में बन गया। सेम तरीके से T2 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, 2S अपॉन A2। ध्यान से देखिएगा, अब इन दोनों वैल्यूज को मैं यहां पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा, देखिए देयरफॉर फिर A की वैल्यू जो है फ्रिक्शन के टॉपिक में मैंने आपको बताई थी, उसको यूज करके हम आंसर निकालेंगे। तो आपके पास T2 की वैल्यू है अंडर रूट 2S अपॉन A2 और इसकी वैल्यू है यहां 2 लिखा हुआ, ध्यान रखना, ये हो गया आपके पास में 2S अपॉन A1। तो सबसे पहला काम स्क्वायरिंग कर दीजिए, ये बन जाएगा 2S अपॉन A2, ये 4 हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में स्क्वायर नहीं कर पाते इसका, तो 2S अपॉन ये बन गया A1, 2S से 2S कैंसिल आउट हो गया, इसको यहां शिफ्ट करो, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू बन गया हमारे पास 4। अब A1 और A2 की वैल्यू क्या होगी, A1 क्या है, ऊपर की ओर। आप लोगों को फ्रिक्शन के टॉपिक में मैंने कई बार बता रखा है कि जब कोई बॉडी ऊपर मूव कर रही है और नीचे मूव कर रही है तो उनके जो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले उसमें सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस होता है। अब देखिए, ऊपर जाते दौरान में अगर मैं A1 की वैल्यू की बात करूं, बाहर आ जाएगा साइन थीटा और ये बन जाएगा प्लस करके म्यू कॉस थीटा। सेम कंडीशन में अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो मैं कह सकता हूं कि A2 इज इक्वल्स टू, बाहर आ जाएगा, ये है साइन थीटा माइनस करके म्यू कॉस थीटा। अब देखो ये वैल्यू पुट कर देते दोनों में, डिफरेंस कहां है, सिर्फ प्लस माइनस का है, बाकी वैल्यू सेम है। तो A1 की वैल्यू क्या हमारे पास में, ये बन गया इसमें साइन थीटा और प्लस करके म्यू कॉस थीटा अपॉन करके A2 की वैल्यू है सेम G साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 1 हो गया। अब देखो G से G कैंसिल आउट हो गया, वैल्यूज पुट कर देते हैं। थीटा आपके पास 30 डिग्री है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन 30 डिग्री प्लस करके म्यू की वैल्यू आपके पास में देखिए, म्यू दे रखा है, इसमें आपको कैलकुलेट करना है, सॉरी, तो ये बन जाएगा आपके पास में म्यू और ये बन गया इसमें कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू, वैल्यू सेम है, साइन 30 डिग्री माइनस म्यू कॉस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना है, 4 अपॉन 1। वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन 30 1/2 म्यू रूट 3/2 1/2 माइनस म्यू रूट 3/2 इज इक्वल्स टू 4 हुआ। देखिए 2 एलसीएम आके कॉमन आगे कट जाएगा इससे, तो वैल्यू क्या बनेगी आपके पास में, मैं यहां लिख देता हूं, जगह नहीं है इस जगह पे, 1 प्लस म्यू रूट 3 अपॉन 1 माइनस म्यू रूट 3 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें, इधर ले जाएंगे, 1 प्लस म्यू रूट 3 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 रूट 3 म्यू हो गया, इसको इधर ले जाओ, 1 को इधर ले जाओ, ये इधर जाएगा तो 5 बन जाएगा, 5 रूट 3 म्यू इज इक्वल्स टू, ये इधर आएगा तो 4 माइनस 1 3, तो म्यू इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 5 रूट 3। तो अंडर रूट नीचे नहीं छोड़ सकते तो रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, चाहो तो ऊपर वाले 3 को भी खोल सकते हो, तो ये बन जाएगा, देखो इसकी मैं बात करता हूं, तो ये बन जाएगा म्यू इज इक्वल्स टू, ये बना आपके पास में 3 रूट 3 अपॉन 5 इंटू 3, ये कट गया इससे, तो मैं यहां लिख देता हूं, देखो इस जगह पे, इतनी सी जगह, ये फाइनल टच देना है, म्यू इज इक्वल्स टू,
वैल्यू आपके पास में कितनी बनी, √3/5। चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, पर इसकी वैल्यू हमें पता है 1.732 होती है, डिवाइडेड बाय 5, काटो इसको, ये बन जाएगा 0.34 और 6। तो आप कहोगे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास में आया वो 0.346। कुछ नहीं करना है, जो कंडीशन इसने दे रखी है उसी कंडीशन को यूज करके अपना आंसर निकालना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दे रखा है। एक खुरदरे आनत तल पर स्थित एक फिसलन प्रारंभ कर देती है, यानी किसी भी इंक्लाइन प्लेन पर एक ऐसे एंगल पे उसको सेट किया जाता है कि वस्तु उससे फिसलना शुरू कर देती है जब उसका जो स्लोप है 4 में 1 है, यानी 4 in 1। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला डाटा आपके सामने ये है, 4 in 1, 4 में 1, इसका मतलब क्या है। तो हमेशा ध्यान से रखिएगा, अगर इस टाइप से कोई इंक्लाइन प्लेन दिया जाता है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको इंक्लाइन प्लेन बनाना है। हमेशा ध्यान रखें ये जो दो डाटास आपको दे रखे हैं ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होते, बेस कभी नहीं होगा। तो 4 in 1 अगर ऐसे दे रखा है 4 in 1, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो बड़ी वैल्यू हमारे पास में है वो कर्ण होगी जिसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और जो छोटी वैल्यू है वो आपके पास में लंब होगी जिसको आप लोग परपेंडिकुलर कहोगे इसमें। तो देखिए 4 हमारे पास में ये बन गया, 1 ये बन गया, ये बन गया हमारे पास में थीटा। आपको क्या निकालना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो tan थीटा के इक्वल होता है। तो मैं तीसरी वैल्यू भी निकाल दूं, बेस निकालें पाइथागोरस थ्योरम से, 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 16 माइनस 1 15, तो रूट में आ जाएगा आपके पास 15। और आप लोगों को पता है इंक्लाइन प्लेन में विराम कोण यूज किया जाता है, एंगल ऑफ रिपोज यूज करते हैं। वो आपके पास में क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल्स टू tan थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 1 है और बेस आपके पास में है रूट में 15। तो आप यूज कर सकते हो म्यू इज इक्वल्स टू 1/√15। तो दोस्तों देखिए आप चाहो तो ये लिख सकते हो वैल्यू, नहीं तो √15 की वैल्यू सॉल्व कर सकते हो। आप कहोगे कि इतना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसके लिए 4 in 1 में वस्तु लुढ़कना स्टार्ट होगी। जस्टिफाई कर सकते हो कि म्यू की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती, तो हमेशा आपके पास ये वैल्यू 1 से छोटी आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दे रखा है। यदि एक कीड़े को किसी भी एक बाउल में छोड़ दिया जाए जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, प्याले का रेडियस दे रखा है, उस बाउल का रेडियस दे रखा है, तो कितनी अधिकतम हाइट तक कीड़ा चला जाएगा ताकि उसके बाद में वो फिसलना स्टार्ट। आपको पता है कि किसी भी एक हेमिस्फेरिकल अर्ध गोलाकार कटोरी के अंदर जो अंदर से बहुत ही चिकनी हो, स्मूथ हो, उसमें किसी कीड़े को छोड़ दो यानी चींटी को छोड़ दो तो वो कुछ हाइट तक चढ़ेगी और फिसल जाएगी। तो आपको बताना वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक चढ़ सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। देखिए मान लिया इस टाइप से हमारे पास में कोई भी एक बाउल है, थोड़ा डायग्राम बड़ा बनेगा क्योंकि सारा का सारा खेल इसी डायग्राम के अंदर में है, और इसके नीचे का जो भाग है ये बनाएंगे। ये बाउल बन गया हमारे। इसके रेडियस की अगर मैं बात करता हूं तो हमने कहा कि यहां से लेकर यहां तक ये O पॉइंट हो गया आपके पास, तो मैं वाइट कर देता हूं, O पॉइंट हो गया, और यहां से लेकर यहां तक ये इसका बॉटम हो गया, इसका पैंदा जो हम कह सकते हैं, इसको A नाम दे दिया। अब ये जो इंसेक्ट है कीड़ा यहां से चढ़ने की कोशिश करता, मान लो इस जगह तक आ गया, वो यहां तक आ गया, यहां तक आने के बाद में क्या होगा, नीचे की ओर फिसल जाएगा। फिसलने से पहले एक बार रेस्ट कंडीशन में आएगा, इसको नाम दे दिया मैंने, पॉइंट दे दिया। और अगर मैं यहां से इसको मिलाऊं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये भी कितना है, R ही तो है आपके पास में, ये भी कितना है इसमें, यहां से लेकर यहां तक ये लाइन अगर मैं मिलाऊं तो ये भी आपके पास में क्या होगा, R होगा। पहली चीज आपको निकालनी है हाइट, तो मैं एक लाइन खींच देता हूं, ये लाइन खींची। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट ये डाटा करना है, इसको मैं नाम दे देता हूं C पॉइंट। तो C से लेकर A तक की जो वैल्यू है ये है हाइट। वो
कितनी हाइट तक चढ़ेगा ये कैलकुलेट करना है। बड़ा सिंपल सा फंडा है दोस्तों। सबसे पहले कि जब ये कीड़ा इस जगह आके रुकेगा तो इस पे फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं, क्योंकि एक बार फिसलने से पहले ये रेस्ट कंडीशन में आएगा और विराम अवस्था में रेस्ट में सभी फोर्सेस बैलेंस होती है। तो पहला काम हम क्या करेंगे, इस पे देखिए, एक फोर्स लगेगी नीचे की ओर, इस फोर्स का नाम हमारे पास में होगा mg, वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसी के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर में एक रिएक्शन फोर्स लगेगी, देखो मैं यहां बना दूं, जो हमेशा सेंटर से पास होगी, सेंटर ऑफ मास से। ये हो गया आपके पास, इसको आपने आर नाम दे दिया। इसको मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर खींचूं, ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये एक एंगल बनाएगी, इस एंगल को मैं कहूंगा थीटा। देखिए ये वाला भी थीटा होगा हमारे पास, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन काट रही है इसमें, ठीक है। अब इस कंडीशन में कीड़ा नीचे की ओर फिसल रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, तो आप कहोगे इस पे जो घर्षण बल लगेगा वो इस डायरेक्शन में, जिसको मैंने एफ कह दिया। अब देखिए इस mg के कंपोनेंट्स बनाएंगे, एक कंपोनेंट बनेगा दोस्तों नीचे की ओर और एक कंपोनेंट बनेगा इस डायरेक्शन। क्या क्या है, इसके साथ एंगल बना रहा है, तो ये बन जाएगा mg cos थीटा और ये बन जाएगा हमारे पास में mg sin थीटा। सबसे पहले हमें इतना पता है कि बी पॉइंट पे कीड़ा आके रुक गया, रेस्ट में है, तो मैं ऐसे मेंशन कर देता हूं आपके सामने, यहां पर एक बार फिसलने से पहले वो रेस्ट में आता। जब कोई भी वस्तु विराम अवस्था में आती है उस पर लगने वाले सभी बल संतुलन में होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट बी जो है, पॉइंट बी पर सभी बल संतुलन में होंगे, संतुलन में होंगे। इसका मतलब ऑल द फोर्सेस एट पॉइंट बी आर इन बैलेंस कंडीशन, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। तो मैं कह सकता हूं F इज इक्वल्स टू कितना होगा हमारे पास में mg sin थीटा, और R इज इक्वल्स टू कितना है mg cos थीटा। तो मुझे पता है कि फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू म्यू R, वैल्यू पुट कर देता हूं, तो मैं लिख सकता हूं mg sin थीटा इज इक्वल्स टू म्यू, R की जगह लिख सकता हूं मैं mg cos थीटा। mg से mg कैंसिल आउट हो गया, इसको नीचे शिफ्ट कर दो, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू म्यू। तो आप कह सकते हो म्यू इज इक्वल्स टू क्या हुआ टेन थीटा। मतलब हमें यह पता चल गया कि कितने डिग्री एंगल पे जाके वो फिसलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अब बच्चा बोले क्या करना है इसके बाद, अब ध्यान से देखिए, ये आर है, यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू है उसको मैं कुछ एज्यूम कर लेता हूं, मैंने इसको y मान लिया, और मुझे पता है कि यहां से लेकर यहां तक ये वैल्यू r है मेरे पास, ये तो रेडियस हो गया कटोरे का। अब h निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, r में से y को माइनस करना, तो मैं इसी को यूज कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है h इज इक्वल्स टू r माइनस क्या है y है। r तो रेडियस है, क्वेश्चन में दे रखा है, y आपने एज्यूम किया है, तो इस y की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो y की वैल्यू निकालने के लिए बहुत आसान है, मैं इस ट्राइंगल के अंदर घुस जाता हूं। तो देखिए ये r दे रखा है हाइपोटेन्यूज, ये y हो गया बेस, तो ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी मेरे पास में, इसको मैं लिख सकता हूं r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। बच्चा बोले क्यों यूज किया सर आपने ये, क्योंकि टेन थीटा जो होता है मेरे पास में वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो मैं यहां लिख रहा हूं, ट्राइंगल हमारे पास में कितना OBC में, ट्राइंगल OBC में आप यूज करोगे टेन थीटा, टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपके पास में कितना है अंडर रूट r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन बेस कितना है y हो गया, ठीक है। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है म्यू है मेरे पास, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन y, स्क्वायरिंग कर देते हैं, म्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, अलग अलग कर देते हैं दोनों को, तो क्या बन जाएगा, जगह कम है मैं यहां लिख देता हूं, म्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा r स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर माइनस 1। तो देखो 1 को शिफ्ट करेंगे इस साइड में, तो म्यू स्क्वायर प्लस 1 बन गया, तो ऐसे कर देते हैं, देखो
यहां लिख देता हूं, जगह वैसे भी कम है थोड़ी सी, इस जगह लिख देता हूं। ये क्या बन जाएगा, म्यू स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। वाई को इधर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू, रूट भी हटा देता हूं मैं, ये r अपॉन अंडर रूट बन गया आपके पास में म्यू स्क्वायर प्लस 1। इसकी वैल्यू उठा के यहां डाल दीजिए, आपका आंसर आपके सामने। तो क्या बन जाएगा, h इज इक्वल्स टू r माइनस, यहां क्या लिखा हुआ है, r अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। r अगर कॉमन खींचता हूं मेरे पास आएगा h इक्वल्स टू r 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। ये है मेरे पास में आंसर। तो देखिए, किसी भी कीड़े को फिसलने के लिए मैक्सिमम हाइट जो कवर करेगा वो दो फैक्टर डिसाइड करेंगे। एक तो जिस कटोरे को आपने यूज किया गया उसका म्यू कितना है, और नंबर सेकंड जिस कटोरे को आपने यूज किया है उसका रेडियस कितना है। कीड़े के मास पे डिपेंड नहीं करेगा। अभी सवाल पूछ ले कि कीड़े का मास डबल कर दें तो भी आपकी हाइट सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि जो हाइट कवर है, जितनी ऊंचाई तय कर रहा है, वो कीड़े के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। ये क्वेश्चंस नहीं है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट है एक तरह से। अब आपको करना क्या है, आर की वैल्यू दे देगा, म्यू की वैल्यू दे देगा, सीधा यहां रख के आप उसको पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दे रखा है, 5 केजी व 10 केजी के दो ब्लॉक। डायग्राम आपके सामने दे रखा है। इसमें आपको ये दे रखा है कि 5 केजी वाले को हम क्या कर रहे हैं, 50 न्यूटन, ये एन बड़ा है ध्यान रखना, 50 न्यूटन फोर्स से खींच। साथ में आपको दे रखा है कि ए और बी के मध्य यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है μ1 कह देता हूं, ये है 0.5, और सतह के और बी के मध्य कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो आपके पास में μ2 कह देता हूं मैं, 0.4 दे रखा। अभी देखिए, आज तक हम क्या पढ़ते आए थे, नीचे वाले ब्लॉक को हम खींच रहे थे। अब क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है, ऊपर वाले ब्लॉक को खींच रहे हो, तो आपको क्या बताना है, इन दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो सबसे पहले जिस ब्लॉक पे हम फोर्स लगा रहे उसी को देखेंगे। तो हमने कहा कि 5 केजी वाले को हमने देखा। तो देखिए दोस्तों, ध्यान से देखना, कुछ चीजें मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। इसमें सबसे पहले 5 केजी वाले पे आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है, घर्षण बल, वो इस डायरेक्शन में जाएगा। इसको मैंने मेंशन कर दिया यहां पर, ये मेरे पास में हो गया F1 कह दिया, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए नॉर्मल रिएक्शन निकालना पड़ेगा, तो मैंने कहा कि ये है हमारे पास में अविलंब प्रतिक्रिया बल, तो इसको मैं कह देता हूं R1 हो गया। क्यों? 5 केजी वाले पे फोर्स लगा रहे हो तो 5 केजी का ही यूज होगा। तो R1 की वैल्यू क्या होती है, mg होता है, क्योंकि सीधा रखा हुआ है, तो m कितना 5 है, g होता है 10, यानी कितना हुआ 50 न्यूटन हो गया हमारे पास। आराम से ध्यान से 50 न्यूटन हुआ। अब वो कहना चाह रहा है कि पहले तो हम ये जांच करेंगे कि इस फोर्स के कारण ये चलेगा कि नहीं चलेगा। तो जांच करने के लिए आपको फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लॉक ए के लिए। ब्लॉक ए के लिए सबसे पहले चेक करेंगे कि 50 न्यूटन फोर्स सफिशिएंट है कि नहीं है कि चला पा रही है उसको। ऐसा नहीं हो कि फोर्स कम है और हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले F1 निकालें। F1 क्या होगा, μ1 R1। μ1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.5। R1 की वैल्यू कितनी है, 50 हो गया। आपने इसको हटाया, ये बन गया 25 न्यूटन। अब देखिए ध्यान से, क्या हुआ, 50 न्यूटन से आप खींच रहे हो और 25 न्यूटन रोक रहा है, तो रोकने वाली ताकत 25 है और आपकी फोर्स ज्यादा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अप्लाइड फोर्स जो है वो बड़ी है F1 से। तो हम कह सकते हैं कि ब्लॉक ए विल मूव, ब्लॉक ए विल मूव, यानी ए ब्लॉक जो है वो चलेगा। अब चलेगा तो एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बता रखा आप लोगों को, सिग्मा एफ अपॉन एम। कब, जब एक से ज्यादा फोर्स लग रही हो। तो सिग्मा एफ कितनी है, 50 उधर लग रही है, 25 इधर लग रही है। 50 माइनस 25 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ब्लॉक। हम सिर्फ 5 केजी वाले ब्लॉक की बात कर रहे हैं, 25 डिवाइडेड बाय 5, कट गया आपस में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बन गया इसका ए का। अब निकालेंगे हम बी वाले के लिए। तो पहले हम ये देखेंगे कि बी ब्लॉक जो है उसका फ्रिक्शन कितना है, घर्षण कितना है, जांच करेंगे उसकी। तो देखिए दोस्तों,
इसको इधर खींच रहे हो तो ये भी कोशिश करेगा इस साइड आने की, तो इसका जो घर्षण है, फ्रिक्शन, हमने ये मान लिया, इसको हमने कह दिया F2। अब F2 निकालने के लिए रिएक्शन लेना पड़ेगा। अब ये 10 केजी 5 केजी का भी बोझ उठा रहा है, तो ये दोनों काम आएंगे इसमें। देखिए तो R2 जो लिखेंगे यहां पर, R2 क्या होगा, 5 और 10 15 इंटू जी होगा हमारे पास। अब हम बात करेंगे ब्लॉक बी के लिए। ब्लॉक बी के लिए पहले जांच करें कि फोर्स उतनी है कि नहीं है इसको चला पावे। तो F2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, म्यू टू R2। म्यू टू की वैल्यू आपके पास है 0.4। R2 जो है वो 5 प्लस 15, 15 नहीं है ये, 5 प्लस 10 हो गया हमारे, इंटू हो जाएगा जी। तो 0.4 इंटू 15 इंटू 10, ये कट गया इससे, ये बन गया 60 न्यूटन। अब आप खुद देख लो, 50 न्यूटन आपने लगाया, ए बी ब्लॉक को रोकने की ताकत है 60 न्यूटन, यानी 60 न्यूटन तक तो ये चलेगा नहीं, 60 से ऊपर फोर्स लगाओगे तो चलेगा। तो आपकी फोर्स तो कमजोर हो गई। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अप्लाइड फोर्स कम है फ्रिक्शन से। इसका मतलब इस बी ब्लॉक को रोकने वाली ताकत ज्यादा है, चलाने वाली ताकत कम है। इसका मतलब बी ब्लॉक मूव नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास में कि ब्लॉक बी विल नॉट मूव, विल नॉट, जब चलेगा ही नहीं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो ध्यान रहे कि फोर्स नीचे वाले पे लग रही है कि ऊपर वाले पे लग रही है। जिस पे फोर्स लग रही है उससे शुरू करेंगे। अगर ये 50 न्यूटन फोर्स नीचे वाले पे लगती तो पहले नीचे वाले से स्टार्ट करके ऊपर चलते। अब ऊपर वाले पे फोर्स अप्लाई हो रही है तो पहले अपवर्ड ब्लॉक को यूज करेंगे, देन उसके बाद में डाउनवर्ड ब्लॉक को यूज करेंगे।